हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है क्लास 11th मैथमेटिक्स। क्लास 11th मैथमेटिक्स, क्यों भाई? क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो आज तो फुल एनर्जी में हो गए हैं। नया क्लास है तुम्हारा, सही है? तो नया क्लास, नई शुरुआत। तो देखो, हम क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस, क्या किस किस चीज़ों को हम टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बोर्ड्स ही हैं। बोर्ड्स को छोड़ के हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। जैसे ये किसको कौन से एग्ज़ाम सेंट्रिक सिलेबस है, ये हम किसको टारगेट करेंगे? जेई, जितने भी जेई के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी वीआईटी के एग्ज़ाम हैं, वीआईटी, जितने भी बिट्स के एग्ज़ाम हैं, जितने भी एनडीए के एग्ज़ाम हैं, सबको ये टारगेट करेगा। ठीक है? तो जो बिट्स की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं एक अच्छा इंजीनियर बनना, वो इन चीज़ों को देखें। और जो नीट, अगर जिसने बायो के साथ अगर जिसने मैथमेटिक्स ली है, गलती से उसने ले ली है, तो वो भी ये पढ़ सकता है। लेकिन बायो वाले ना पढ़े, क्योंकि ये मैथमेटिक्स वाला है कहानी। ठीक, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ों को कवर करेंगे? पहला है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ये बेसिक नहीं है, फिर भी इसका नाम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि इन जितनी भी टूल्स मैं यहाँ बताऊँ वो सब इन चीज़ों में लगने वाले हैं, तो इसका मतलब बेसिक है। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा लॉगरिथम। लॉग पढ़ेंगे, क्यों लॉग का यूज़ किया जाएगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सर पहला चैप्टर तो हमारा सेट्स है। हाँ, सेट है, बिल्कुल है। क्या सर सेट नहीं पढ़ाओगे? हाँ, पढ़ाएंगे ना। जब हम कैलकुलस नामक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस नामक चैप्टर, उसमें मैं पढ़ाऊंगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। फिर उसमें लिमिट पढ़ेंगे, लिमिट्स, क्योंकि लिमिट्स 11th में है, वो हम थोड़ा बाद में जाके पढ़ेंगे लिमिट्स, क्योंकि पूरा कैलकुलस, पूरा जो लिमिट्स और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी पढ़ेंगे। फिर एमओडी पढ़ेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सारे क्या है? कैलकुलस का पार्ट है। ये सब लिमिट से ही आते हैं। तो यानी जिसने 11th में पढ़ी है वो 11th में पढ़ ले, नहीं तो लिमिट्स के सवाल, शानदार सवाल। इसमें हम कौन कौन से क्वेश्चंस ट्रैप करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे? जितने भी बेसिक्स हैं और जितने भी एडवांस प्रॉब्लम हैं, जितने भी एडवांस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एडवांस्ड प्रॉब्लम है, सारे एडवांस, जितने भी दिखाऊंगा मैं कैसे कैसे सवाल आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, सब बिल्कुल तुम्हें देख दिया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेटिक इक्वेशन घुसा दिया, ट्रिग्नोमेट्री में लॉग घुसा दिए, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी, देखना कब अभी। फिर इसके बाद सीक्वेंस सीरीज़ में हम क्या क्या पढ़ेंगे? 3 चीज़ पढ़ेंगे। एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, और एक क्या पढ़ेंगे? एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। इस बात समझे? और कुछ स्पेशल सीरीज़ के बारे में जाने, कुछ और भी स्पेशल सीरीज़ है, बहुत ही। देखना अभी तुम बोर्ड में तुम क्या पढ़ोगे, अभी देखना। फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने की स्टार्ट करेंगे। अब ये पार्ट किसका है? ये थोड़ा ज्योमेट्री का पार्ट है। इसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा? स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ाएंगे, स्लोप्स क्या होते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल और उसकी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन में हम 3 पार्ट से पढ़ते हैं। एक तो पैराबोला, ये आ रहे पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे। फिर स्टैटिक्स यानी वही मीन, मोड, मीडियन वगैरह, थोड़ा अलग वे में पढ़ेंगे इन चीज़ों को भी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक, तो ये हमारा सिलेबस है, इसी सिलेबस पे हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे कैलकुलस वाले पार्ट पर। सब ये ख़त्म होने के बाद हम कैलकुलस वाले पार्ट में आएंगे। उसमें मैं पढ़ाऊँगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन और फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें। क्या सर 10th में काम नहीं आएगा? हाँ आएगा ना,
सॉरी 10th में, सॉरी 11th में बोर्ड में, अरे है, लेकिन तब तक हम पढ़ा चुके होंगे, टेंशन मत लो। लिमिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलस का बेस है ये लिमिट्स, ठीक है। कंटिन्यूटी लिमिट्स तो एनसीईआरटी में तो बिल्कुल वाहियात है, बिल्कुल वाहियात बकवास है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी जो करेगा वो भाई साहब इन एग्ज़ाम्स को टारगेट ही नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। एनसीईआरटी पढ़ के भरोसे और इन एग्ज़ाम को टारगेट करने बैठ गया तो भाई साहब भूल जाए वो इन एग्ज़ाम को कभी निकाल भी पाए, ठीक है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इसमें है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से, एक उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर है क्लास 11th में ही, वो तो इतना वाहियात है। अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ के कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल जेई वगैरह के लगाने लग गए एनसीईआरटी पढ़ गया तो तुम 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, नहीं लगेंगे तुमसे वो सवाल। अगर तुम 70वां भी जन्म लोगे ना तब भी इसके सवाल तुम छू भी नहीं सकते। मतलब जेई मेंस में भी जो सवाल आते हैं, मेंस में जो सवाल आते हैं उनको भी तुम टैकल नहीं कर सकते बोर्ड एनसीईआरटी पढ़ के, तो इसका मतलब थोड़ा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहेंगी। फिर इसके बाद एमओडी, एमओआई, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह, एरिया अंडर द कर्व, मोनोटोनिसिटी वगैरह ये सब हमारी रहेंगी, ठीक है। ये क्लास 12th का सिलेबस रहेगा हमारा। फिर उसके बाद मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट वगैरह ये सब रहेगा। तो पूरा सिलेबस हम कराएंगे जो किसको टारगेट करेगा, बोर्ड्स को तो करेगा ही करेगा, लेकिन बहुत डीप बातें हम करेंगे। जेई के, विट्स के, बीआईटी, एनडी और सब चीज़ों को ये फोकस करेगा। और जितने भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी मैं इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ, जो मेन एग्ज़ाम्स हैं वो इसमें क्या हो जाएंगे। जैसे एएमयू का भी है इसमें, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो इन सब एग्ज़ाम्स को क्या करेगा भाई, टारगेटेड रहेगा हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है। चलिए, एक और होता है यूपीटीयू का एग्ज़ाम होता है, वो भी सारे इन चीज़ों से रहेगा, ठीक है। तो आज से हमारा नया सिलेबस स्टार्ट हो रहा है बेसिक मैथमेटिक्स का, ओके। बेसिक मैथमेटिक्स, अब ये क्या है चलो समझते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सब है हमारे पास, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स, चलिए बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक क्या होता है। मैथमेटिक्स का बेसिक होता क्या है, क्या नंबर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, इफ अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे 1 2 3, इनका क्या है, सेट है। इनका क्या है, सेट है, ठीक है। इनका क्या है भाई, सेट है। तो देखो नंबर दो तरीके के हो सकते हैं। नंबर के कितने पार्ट, 2 पार्ट। तरीके के नहीं, पार्ट और टाइप्स में अंतर है। नंबर के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स। पहला पार्ट रियल पार्ट, उसका रियल पार्ट। नंबर्स का एक रियल पार्ट होता है और एक, अभी मैं समझाऊंगा, सारी टेंशन ना लो, इमेजिनरी। एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, सबको पता है। ये क्या है, पार्ट्स हैं। पार्ट्स और टाइप में अंतर है। जैसे मैं फैमिली कहूँ, फैमिली, टाइप्स ऑफ फैमिली, कुछ रिच फैमिली, कुछ पुअर फैमिली, लेकिन पार्ट्स ऑफ फैमिली, चाचा, ताऊ, पापा, भतीजे, ये सब होते हैं पार्ट्स ऑफ फैमिली। तो नंबर के कितने पार्ट, 2 पार्ट, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ऐसे नंबर जिनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो इसका मतलब सबका माई बाप कौन, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी हर चीज़ किससे निकलेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। क्या भाई, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स, अटक गया हमारा तार, चलिए रियल पार्ट। अब रियल पार्ट, रियल में भी रियल कौन कौन सा होंगे, रियल नंबर्स कौन सा होंगे, दोज नंबर
विच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन, और ध्यान रखें एक्स एक्सिस। यानी ऐसे नंबर, यानी रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकते हैं, जो नंबर लाइन पे क्या किए जा सकते हैं, प्लॉट किए जा सकते हैं। अच्छा, तो अच्छा 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। क्या रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं किए जा सकते? बिल्कुल नहीं किए जा सकते, सच बात है। ठीक है, तो चलो मैं इसे बिठा देता हूँ ताकि बोर्ड हमारा ज़्यादा भरे नहीं। रियल नंबर फिर से दो तरीके के हो गए, एक तो रैशनल नंबर, एक तो रैशनल। अच्छा, रियल को किससे दिखाते हैं? आर से। ठीक है, आर से दिखाते हैं। चलो बात की बात करते हैं इसको। तो रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी इसको क्या बोलेंगे? Q और Q डैश, Q और Q डैश। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर कौन से होते हैं सबको पता है। रैशनल नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सके, और इर्रेशनल नंबर कौन से? जो P अपॉन Q के फॉर्म में ना लिखे जा सकें। ऑब्वियस सी बात है, बात सही है। अब रैशनल नंबर कितने तरीके के? फिर से दो तरीके के। रैशनल नंबर फिर से दो तरीके के हो गए, ऑब्वियस सी बात है। रैशनल नंबर फिर से दो तरीके के, एक तो इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर यानी जो इंटीजर होंगे और जो नॉन इंटीजर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। रैशनल नंबर दो तरीके के, या तो इंटीजर या तो नॉन इंटीजर। अभी मैं सारी कहानी डिस्कस करूंगा कैसे कैसे क्या है। इंटीजर, अब इंटीजर भी दो तरीके के, सॉरी तीन तरीके के। एक तो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक, क्या नॉन इंटीजर नहीं हो सकते? पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो? हाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, अब इंटीजर पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए? जैसे 1 2 3 4 5, ये सारे। अगर पॉजिटिव में ज़ीरो मिला दिया जाए क्या बन जाएगा? क्या होल नंबर बन जाएगा? क्या होल नंबर बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, ये एक होल नंबर बन जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव इंटीजर में हम क्या मिला दें, ज़ीरो का एडिशन और कर दें तो क्या होगा? अगर ज़ीरो भी एक पार्ट हो जाए तो ये क्या बनेगा? होल नंबर, और इनको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे ना? नेचुरल नंबर बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलिए ठीक, तो ये हमारा थोड़ा बाइफर्केशन है। चलो आओ समझते हैं और आगे क्या देखते हैं इसमें क्या बता रहा हूँ। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। पहला क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? भैया 1 से स्टार्ट होंगे, सबको पता है, हमको भी पता है, ऑब्वियस सी बात है। 1 2 3 4 5 6 7। इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल n से। दूसरा होल नंबर। होल नंबर किसको डिनोट करते हैं? W से। जैसे 0 1 2 3 और डैश डैश जितना भी जाए, XYZ पता नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बच्चों वाली बात है, फालतू की बताने पड़ रही हैं। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। 0 1 2 3। तीसरी बात, तीसरी चीज़ क्या बताओ? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? ये होल नंबर होते हैं। ये क्या है? होल नंबर, विच इज़ होल नंबर। होल का मतलब पूरे, कंप्लीट। होल तो हटा दो, कंप्लीट लिखो। कंप्लीट नंबर। ये कैसे है? कंप्लीट नंबर है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है 1 2 3 4, इनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 -3 ऐसे करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। इनको क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे। क्या बोले भाई? नेगेटिव इंटीजर। तो इनको लिखने का तरीका जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो,
जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक हो वो इंटीजर, और जो माइनस इनफाइनाइट से -1 तक हो वो क्या है? नेगेटिव इंटीजर। वो क्या है? वो क्या है भाई? नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? नेगेटिव इंटीजर है। अब बच्चों को कुछ इस तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है, पूछा जा सकता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि क्लास 10th आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव नहीं है तो कौन से होंगे? जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होंगे, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होंगे वही नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब नॉन पॉजिटिव भी होते होंगे? हाँ होते हैं, चलो देखते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर यानी -∞ से -1 तक होता है। -∞ से -1 तक जो होंगे नंबर वो क्या कहलाए जाएंगे मेरे भाई? क्या कहलाए जाएंगे? वो कहलाए जाएंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहलाए जाएंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इसमें जब हम क्या कर दें, ऐड कर दें, किसको? 0 को ऐड कर दें, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोलें? होल नंबर बोला गया। ठीक है, इसको ही क्या बोला गया? होल नंबर बोला गया। ये होल नंबर हो गए। यानी अगर हम नेचुरल नंबर में, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हम नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दें? 0 ऐड कर दें तो क्या लिखेंगे उसको? ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नेचुरल सॉरी होल नंबर है। ये इसका मतलब नेचुरल प्लस 0, इसका मतलब होल। हम लिख सकते हैं कि नेचुरल प्लस 0 इज इक्वल टू होल। नेचुरल में 0 मिलाएं तो होल हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट और देखते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगला, अब ऐसा बहुत सारे लोग गलती करते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होंगे? सबको पता है, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके, बराबर है। जैसे P और Q क्या हो? इंटीजर हो। P और Q क्या हो? इंटीजर हो, और Q 0 के बराबर ना हो। सिंपल है, यानी P और Q इंटीजर होने चाहिए। कैसे इंटीजर होने चाहिए? कैसे भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो अनडिफाइंड फ्रैक्शन हो जाएगा। अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। चलिए, 4/5 क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिख गए। यस, इट इज़ अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, रैशनल नंबर्स को जोड़ना स्टार्ट कर दिया। जोड़ा तो उसने कहा अच्छा रैशनल प्लस रैशनल क्या आया भैया? एक रैशनल नंबर ही आता। यानी रैशनल को रैशनल में जोड़ें तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, रैशनल को अगर हम रैशनल में जोड़ेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। बात सही है। रैशनल में अगर रैशनल घटाएंगे तब भी एक रैशनल ही आएगा। अच्छा हाँ, सही बात है। रैशनल को अगर रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रैशनल ही आएगा। हाँ, लेकिन बात कहाँ पलटी? जब रैशनल को रैशनल से डिवाइड करने लगे। बात कहाँ पलटी? जब रैशनल को रैशनल से डिवाइड करने लग गए। वहाँ पर हो क्या रहा था? एक रैशनल नंबर तो यहाँ पर एक रैशनल नंबर तो मिल रहा है, लेकिन एक कंप्लीट नंबर मिल रहा है। कंप्लीट का मतलब कंप्लीट भी नहीं कह सकते, एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है मिला जुला के। लेकिन जब रैशनल का रैशनल से भाग किया तो हमें बहुत अलग चीज़ें मिली, जिसको बोलते हैं कुछ अलग अलग तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन मिले। कुछ अलग अलग तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन मिले। ठीक, सारे डेसिमल एक्सपेंशन जरूरी नहीं कि रैशनल का रैशनल से डिवाइड करने पर ही आए। क्या बोला मैंने? दोबारा समझे। सारे डेसिमल एक्सपेंशन
जरूरी नहीं कि रैशनल का रैशनल से ही डिवाइड करने पर आए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे भी क्रिएट किया जा सकता है, जैसे 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 मैंने लिखा 4.216754 डैश, तो वैसे 3 ही लगाते हैं, वैसे मैथमेटिक्स क्या कहता है 3 ही लगाओ, समझ जाते हैं कि इन्फाइनाइट को टेंड कर रहा है, यानी चीज़ें इन्फाइनाइट तक जा रही हैं। तो एक ये डेसिमल एक्सपेंशन जरूरी नहीं कि एक रैशनल का रैशनल से ही भाग करने पर आता हो, जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है इसमें, हाँ गड़बड़ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या गड़बड़ है, देखते हैं। तो कहानी कहाँ पलटी, जब डिवाइड करने पे आया, जब चीज़ें डिवाइड हुई, रैशनल का रैशनल से डिवाइड करने पर आया ना, तब कहानी गड़बड़ होने लगी, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सच बात है, ये कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं तुमसे बात करूं, फॉर एग्जांपल 2/3 प्लस 2 का अगर 3 में भाग करें तो क्या आएगा, क्या आएगा पता, 0.66666666 ऐसे आता जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। क्या आएगा 0.666666 ऐसे आता जाएगा। तो इसका मतलब, और जब 3 का 2 में भाग कर रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, और रैशनल का रैशनल भाग करने पे कभी ऐसे डेसिमल्स मिल रहे हैं जो टर्मिनेट ही नहीं कर रहे हैं, यानी टर्मिनेटिंग नहीं कर रहे हैं, यानी इनको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको क्या बोला हम लोगों ने, नॉन टर्मिनेटिंग बोलो। इसको क्या बोला, अच्छा डेसिमल के बाद ये तो रुक गया, डेसिमल के बाद अगर ये रुक गया तो क्या होगा, ये तो टर्मिनेटिंग हो गया। अच्छा, इसका मतलब सारे डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नहीं हो सकते, ऑल डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट रैशनल। फॉर एग्जांपल 1.234 ये ना तो टर्मिनेटिंग है, ना तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है। देखो यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट जरूर हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, रिपीटिंग है, रिपीटिंग है यहाँ पर, लेकिन यहाँ रिपीटिंग नहीं है, यहाँ रिपीटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ रिपीटिंग नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये इर्रेशनल की कैटेगरी में डाले गए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सारी बातें, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सारी बातें, क्या लिख दे रहे हैं, यानी जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या है, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो क्या है, इर्रेशनल है। जो इर्रेशनल कौन से हो सकते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, कैन नॉट बी रिटन, ठीक है, कांट बी रिटन, कांट बी रिटन, जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ जाओ क्या चल रहा है वहाँ पे, घपला चल रहा, क्या चल रहा है भाई, घपला चल रहा, ठीक। जो P/Q की फॉर्म में नहीं है वो इर्रेशनल की कैटेगरी में है। देखो जैसे जैसे कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, NT/NR, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग सारे नंबर कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे, कैसे होंगे, इर्रेशनल, ठीक है, ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। दूसरी बात, टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी कैसे होंगे, रैशनल होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैसे होंगे, ये भी रैशनल ही होंगे। यानी कुछ ही डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे हैं जो इर्रेशनल हैं, कौन कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक। और भी इर्रेशनल नंबर हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जैसे जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, जैसे
फॉर एग्जाम्पल ई। ओ नई चीज़ आ गई भाई, क्लास 11th में आ गए तो नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। क्लास 11th में आ गए तो नई चीज़ आने वाली है। और एक और पाई। ये फेमस इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये क्या है? फेमस इर्रेशनल नंबर्स हैं। पाई की वैल्यू बताओ, क्या 3.1457 के आसपास यही होती है? तो इसको हम क्या मानते हैं? 3.14 ही मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? 3.14। और ई को क्या बोलते हैं? ये ई क्या है सर? इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेपियर कांस्टेंट, ठीक है। नेपियर कांस्टेंट है ये, ठीक है। चल, नेपियर कांस्टेंट है। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये कितने वैल्यू है इसकी? क्या वैल्यू है इसकी बताएं। ई की जो वैल्यू है वो है 2.718। लगभग, ये बराबर नहीं है, ये लगभग है, ये भी लगभग है, ये अप्रॉक्स वैल्यूज़ है। ये क्या है? अप्रॉक्स वैल्यूज़ हैं। ई की वैल्यू कितनी होती है? 2.718। जैसे पाई है वैसे ई है। देखो अब थोड़ा मैं इसको चलो एलाबोरेट कर देता हूँ। नया जो टर्म है ई, देखो इसका जो एक्सपेंशन होता है, ई का जो एक्सपेंशन होता है ना, ई का जो एक्सपेंशन होता है ई की पावर एक्स का, देखो ई की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन है वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल डैश। अच्छा ये क्या चक्कर? अरे ये क्या बना दिया सर जी? ये क्या फैक्टोरियल वैक्टोरियल से लिख रहे हैं? सही बात है। देखो फैक्टोरियल कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। क्लास 11th में ही है, हाँ वो सिलेबस में ऐड करना भूल गया। परम्यूटेशन पढ़ेंगे, PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अगर मैं तुमसे कहूँ 5, अगर मैं तुमसे कहता 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो तुम लोगे 4 × 3 × 2 × 1, ये है इसका मतलब। अच्छा इसका मतलब अगर मैं किसी का फैक्टोरियल लिख रहा हूँ तो जब तक 1 ना आ जाए उसके पीछे तक सारे मल्टीप्लाई करते चले हो। हाँ सही बात है, सही बात है बिल्कुल। मैं कहूँ 5 फैक्टोरियल तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये है इसका मतलब। ये है 5 फैक्टोरियल, इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। ये किसका निशान है? फैक्टोरियल का निशान है। ये किसका निशान है भाई? फैक्टोरियल का निशान है। इसको कभी कभी लोग ऐसे भी लिखते हैं, जैसे 2 फैक्टोरियल ऐसे लिखा मैंने। इसको कोई ऐसे लिखता है 2 फैक्टोरियल, तो डरने वाली बात नहीं है। 2 फैक्टोरियल। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, ई की वैल्यू निकालते हैं क्या है। देखो आओ निकालते हैं। अगर ई की वैल्यू तभी निकलेगी जब x 1 होगा। When x = 1, e की पावर x = e, तो e की पावर x इसके बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, e के बराबर हो जाएगा। चलो निकालते हैं e की वैल्यू। क्या आएगा? 1 + 1/1 फैक्टोरियल, ओहो 1/1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ओहो 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, अच्छा 1 का पावर 4/4 फैक्टोरियल। कैसे कितनी बार लिखूँ सर? लिखो ही मत सर, लिखो ही मत। कब तक लिखोगे भैया? बहुत देर तो इन्फाइनाइट तक है, इन्फाइनाइट चल रहा मामला। चलो निकालते हैं। 1 प्लस ये कितना हुआ? 1 फैक्टोरियल का मतलब ये तो 1 ही हो जाएगा खुद, तो 1 + 1। अच्छा 1 ये कितना हो जाएगा? 1/2 × 1, यानी 2 × 1 हो गया ना, ये 2 × 1, तो यानी ये 1/2 हो गया। ये कितना हो गया बताओ? 3 × 2 यानी 1/6 हो गया। ये कितना होगा? 4 × 3 = 12, 24 यानी 1/24 हो गया ये। और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। यहाँ तुम देखो, यहाँ 2 यहाँ तो यहीं हो गया, 0.5 ये हो गया। जब तुम इन सब को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 2.718 आ जाएगी। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.7। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही याद रखना है। इसको हम क्या करना है? लर्न रखना है। एक इसको लर्न रखना, पाई को भूलना नहीं है और नेपियर्स कांस्टेंट को भूलना नहीं है। नेपियर कांस्टेंट की वैल्यू 2.718 होती है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि मैं इवन नंबर ऑड नंबर पढ़ाने लग जाऊंगा। थोड़ा हम डीप में बात करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है। नई नई चीज़ों को जानेंगे क्लास 11th में जो आ गए ना, ठीक है। चलिए
नोट कर लें इतना। चल, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है, एक रैशनल नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं एक रैशनल नंबर लिखता हूं तो इसके बाद जस्ट बाद क्या नंबर आएगा? क्या एक इर्रेशनल नंबर आएगा? हाँ, एक इर्रेशनल नंबर आएगा, एक इर्रेशनल नंबर आएगा। यानी ऑल्टरनेट पे क्या क्या आएंगे? एक रैशनल और एक इर्रेशनल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल एंड इर्रेशनल, rational and irrational are always alternate to each other. Rational and irrational are always alternate to each other, यानी एक दूसरे से क्या होंगे? ऑल्टरनेट करेंगे, ऑल्टरनेट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑल्टरनेट करेंगे। ठीक है भाई, बात क्लियर है सबको? बहुत ही बढ़िया। ये हमने पढ़ लिया रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। किसके बारे में? रियल नंबर्स। ऐसे नंबर जो नंबर लाइन पे प्लॉट किए जा सकें, विच कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन। क्या नंबर लाइन है क्या? जादू, क्या नंबर लाइन है क्या? हाँ, नंबर लाइन है। ये एक्स एक्सिस पर नंबर लाइन है। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। कैसे 2? क्या ये सारे रियल नंबर है? हाँ, नंबर लाइन पे प्लॉट हो गए तो इसका मतलब ये रियल नंबर है। कैसे 2/3 एक रियल नंबर नहीं हो सकता? 2/3 रियल नंबर नहीं हो सकता क्या? बताओ, 2/3 इज़ अ रियल नंबर और नॉट? 2/3 इज़ अ रियल नंबर। 2/3 एक रियल नंबर है, क्योंकि ये कहीं यहाँ कहीं आएगा। भले ही इसका एक्सपेंशन, ये एक डेसिमल, ये पूर्णांक नहीं होगा, यानी कोई इंटीजर नहीं होगा, लेकिन यहाँ जरूर आएगा। क्या 2.145671 ये सारे ऐसा, क्या ये भी रियल नंबर होगा? हाँ होगा, बिल्कुल। तुमने पूछा कि ये तो यहीं कहीं आएगा। तुमने पूछा सर 3.9164215432 क्या रियल नंबर होगा? हाँ होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, 4 से पहले आएगा। तो इसका मतलब ये तो रैशनल नंबर है, ये तो रैशनल नंबर है। मैंने बताया था रियल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स रियल हो सकते हैं और सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल हो सकते हैं, लेकिन सभी रियल रैशनल नहीं हो सकते और सभी रियल इर्रेशनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब सारे रैशनल नंबर नंबर लाइन पर प्लॉट किए जा सकते हैं। हाँ, तो सारे रैशनल नंबर रियल होंगे? हाँ बिल्कुल, सारे रैशनल नंबर रियल होंगे। क्या सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर लाइन पर प्लॉट किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। क्या सारे इर्रेशनल नंबर भी रियल ही होंगे? हाँ, सिंपल, यही तो है, यही तो कंसेप्ट है, यही तो कंसेप्ट है। तो हम कह सकते हैं रियल जो है, रियल नंबर जो होंगे वो सारे रैशनल होंगे और सभी इर्रेशनल संख्याएं होंगी। ठीक, सारी रैशनल और सारी इर्रेशनल को मिला के क्या बनाएगा? रियल नंबर बनाएगा। इसको लिखने का तरीका है रियल इज इक्वल टू R इज इक्वल टू Q यूनियन Q डैश। नया टर्म यूनियन, इसको बोलते हैं यूनियन। नया टर्म और नई शुरुआत, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है साथ साथ ये भी। ठीक है, साथ साथ ये भी का मतलब क्या है? मैं तुमसे पूछूं फैमिली में कितने लोग हैं? तुम कहोगे सर माँ भी है, यूनियन पापा भी हैं, साथ के साथ पापा भी हैं, साथ के साथ मेरा छोटा भाई भी है, और मेरी एक बड़ी बहन भी है, तो इसका मतलब क्या है? ये सब इसके पार्ट हैं, ये सब इसके क्या है? रियल नंबर का Q का मतलब है
रैशनल नंबर और q डैश का मतलब है इर्रेशनल नंबर। तो q और q दोनों का मिला के क्या बन रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, एक और इसमें टर्म जोड़ता है इंटरसेक्शन। क्या जोड़ता है, इंटरसेक्शन टर्म जोड़ता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है उसको छोड़ के, जैसे मैं तुमसे कहूँ तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, तो तुम बताओगे माँ यूनियन पापा, लेकिन छोटा भाई नहीं है, तो लिख दोगे इंटरसेक्शन छोटा भाई, छोटा भाई। ठीक है, इसका साइन ऐसे और इसका साइन ऐसे, यूनियन। ये क्या बताता है, इंटरसेक्शन, छोड़ के। मैं तुमसे कहूँ फैमिली, और चलो मैं बहुत सारे मेंबर्स के नाम लिख देता हूँ, माँ पापा छोटा भाई चाचा, चाचा है तो चाची भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो माँ यूनियन पापा, छोटा भाई नहीं है, चाचा है चाची भी है, तो यूनियन लगा दिया। ये है इंटरसेक्शन का कहानी। ठीक है, हो बात समझ में नहीं है आई होगी, और नहीं आई है तो कोई बात नहीं, सेट्स रिलेशन में पूरा हम इसको एलेबोरेट करेंगे। सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस में ये सारी चीज़ें द्वारा आ जाएंगी, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं। तो इसका मतलब, इसको एक तरीका और है लिखने का, इसको एक तरीका क्या, आर बिलोंग्स टू, एक और नई टर्मिनोलॉजी आ गई, बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी किसको बिलोंग करता है। जैसे मैं तुमसे कहूँ राजा बिलोंग्स टू आगरा, यानी राजा जो है किसको बिलोंग करता है, आगरा को बिलोंग करता है। तो आर बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, वेरी गुड। मैं तुमसे कहता आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, तो मैं कहता ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से इन्फिनिटी। अगर मैं तुमसे कहता आर माइनस, तो तुम क्या लिखते, सारे नेगेटिव नंबर्स लिख देते। मैं तुमसे कहता आर नॉट, ये नई चीज़ है तुम्हारी इस दुनिया में, ये नई चीज़ है क्लास 11th में। आर नॉट का मतलब है सारे नंबर सिवाय ज़ीरो के, यानी ज़ीरो को क्या कर दो, माइनस कर दो। सही है नहीं, ज़ीरो को क्या कर दो, माइनस कर दो, हो गया सिंपल। ठीक है, ज़ीरो को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या इसका मतलब, क्या मैं आई नॉट भी लिख सकता हूँ, हाँ। आई नॉट का मतलब क्या होगा, सारे इंटीजर सिवाय किसके, ज़ीरो के। क्या इसका मतलब सर हर बार यही होता होगा, नहीं, हर बार नहीं होता है, जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं वहीं होता है। ठीक है, हर जगह, कहीं ऐसा मतलब नहीं है। कहीं अगर ये आ जाए लिखा हुआ क्या, कुछ भी लिख जा आ जाए एक्स नॉट का मतलब एक्स बिलोंग्स टू सारे सिवाय ज़ीरो, नहीं, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है। अगर ऐसा लिखा आ जाए कहीं तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर ज़ीरो, इस सेट में ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया गया है, ज़ीरो का इंक्लूड समझ जाओ। ठीक है, तो ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है, ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्लियर है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स पे आऊँगा, टेंशन मतलब इमेजिनरी पार्ट पे आऊँगा, थोड़ा और देखते हैं। रियल नंबर हो गया, हाँ, कॉम्प्लेक्स, अच्छा अभी बताएंगे, टेंशन मतलब अभी बताते हैं। प्राइम नंबर सबको पता है, हमें भी पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके दो फैक्टर होते हैं। जो प्राइम नहीं है वो कौन है, कंपोजिट है। जो प्राइम नहीं है वो कौन है, कंपोजिट है, सिंपल है। जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर हो, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बता देते हैं एक बार और, देखो तुम्हें आता है, नहीं आता तो बत पूछ क्यों नहीं रहे तुम लोग यार, बैठे हुए बेवकूफ़ों की तरह। देखो प्राइम नंबर वो होंगे जो 1 से कट जाए और खुद से कट जाए। ये तो पढ़ा है, हाँ, अरे ये तो पढ़ा है ये तो पढ़ा है, जो 1 से कटा है और खुद से कटा है। अरे यही तो फैक्टर हो गए। जैसे मान ले
11 है, 11 ये तो 1 से कटता, खुद से कटता, तो 2 ही तो फैक्टर हो गए। फैक्टर क्या होते हैं? जो उस नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। फैक्टर्स आर दोज नंबर विच आर डिवाइड दैट नंबर, वो उस नंबर को क्या करें, डिवाइड करें, वही क्या होंगे, फैक्टर्स कहलाते हैं। और जिसके 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम हो गए, वो क्या हो गया, प्राइम नंबर होगा। कंपोजिट कौन सा हो गया, सबको पता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख दूँ 8, तो लिख दूँगा 2, 4 और 2, 4 2 से 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कट जाता है। तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 से ज़्यादा फैक्टर। तो जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएं, समझ जाओ क्या है, क्या है भाई, कंपोजिट नंबर है। ये कौन सा है, कंपोजिट, और एक ऐसा है प्राइम है, एक ऐसा है प्राइम। बात क्लियर है? इतना ही है। अगली चीज़ को प्राइम, ये थोड़ा अलग लगता है बच्चों को, क्या बस कुछ है नहीं है इसमें ऐसा कुछ। को प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी 1 एज ए कॉमन फैक्टर हो, यानी कह सकते हैं 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ये कह रहा है कि एक कॉमन फैक्टर ना हो, एक कॉमन फैक्टर ना हो, एक ना हो, एक ही, वो खुद जो फैक्टर होना चाहिए वो खुद 1 ही होना चाहिए, वो खुद 1 ही होना चाहिए और वो एक ही होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 2 और 3, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3। एचसीएफ कितना आया इसका, क्या 1 आया? वो जो कॉमन है वो खुद 1 ही होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। एचसीएफ 1 हो गया, एचसीएफ इसका 1 हो गया, ठीक है। एचसीएफ इज व्हाट, 1, ठीक है। बात क्लियर है? तो इसमें नोट डालने वाली बात क्या लिखेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। अच्छा, क्या दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे क्या हमेशा को प्राइम ही होंगे? ऑब्वियस सी बात है। 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। कुछ भी ले ले तू, या 3 और 4 ले ले, 4 और 5 ले ले, 5 और 6 ले ले, 6 और 7 ले ले, ये सारे नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है, जिनका एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है खुद। दूसरी बात नोट करने वाली है, क्या है कि जितने भी फ्रैक्शंस लिखे जाएंगे, ध्यान रखना, रैशनल नंबर नहीं, फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन लिखे जाएंगे और वो कैसे हैं, लोएस्ट फॉर्म में है। किस में है, लोएस्ट फॉर्म क्यों लिख रहा हूँ, फॉर्म, FORM, लोएस्ट फॉर्म में है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वो उनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है ऑलवेज को प्राइम होंगे। आओ चेक करते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। 4/5 क्या है इसका लोएस्ट फॉर्म है? हाँ है, लोएस्ट फॉर्म है। इससे ज़्यादा हम कोई भी दूसरे फैक्टर से इसको काट नहीं सकते। अब मैंने क्या बोला, उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा को प्राइम होंगे। अरे अच्छी बात है, ये तो होता ही है ऐसा इसमें क्या तुमने सर नई बात बता दी, है तो होता ही है, लेकिन हमें पता नहीं थी ये बात, हमें पता नहीं थी, आज हमने पता कर ली। ये तो हम जानते तो पहले से ही थे, लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी कि किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, क्या होगा भाई, को प्राइम होगा। जैसे लिख दो 11/13, अच्छा को प्राइम है ये। चेक करते हैं कि 11 को 1 × 11 लिख सकते हैं, क्या 13 को 1 × 11 लिख सकते हैं। एचसीएफ कितना, 1, एचसीएफ इज व्हाट, 1 एचसीएफ हो गया इसका। सिंपल, बताओ। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ गया, वाह वाह। ठीक, और आगे को प्राइम हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक और होता है नंबर ट्विन प्राइम, एक और नंबर है कोई ट्विन प्राइम कोई बताए? हाँ ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने बोला ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होगा, 2 होगा। ट्विन प्राइम कौन से होंगे, 2 प्राइम नंबर, ध्यान रखेंगे, 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस
टू प्राइम नंबर whose difference is 2, जिनका डिफरेंस कितना हो, 2 हो, whose difference is 2, जिसका डिफरेंस 2 हो, कह सकते हैं कि वो प्राइम टू एन प्राइम होंगे। जैसे दे रहे हैं 3 और 5, बहुत सारे हैं, 5 और 7 ये हैं, फालतू सब, ठीक है। इसमें हमें ज़्यादा कोई जोर देना इसमें नहीं है, इसमें जोर देना नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से, चलो आप समझते हैं। जैसे मैं तुमसे कहता x² -4 इज इक्वल टू 2, 0, सॉरी, चलो ऐसे कहता हूँ, x² -4 इज इक्वल टू 0। मैं तुमसे पूछता कि x की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी, x की वो कौन सी वैल्यूज़ होंगी जिनको डालने पर 0 आए, तो तुम क्या जवाब दोगे, सर एक तो 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 जाएगा, 0 आ जाएगा। हाँ सही है, क्लियर है। एक ने जवाब दिया है -2, ठीक है, -2 डालेंगे 4 आएगा, कट जाएगा। तो यानी ये दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, रियल है। कैसी वैल्यूज़ हैं, रियल है। कैसी वैल्यूज़ हैं, रियल। यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, यहाँ कह सकते हैं ये पूरा इक्वेशन जो है वो रियल वैल्यू, x की रियल वैल्यूज़ के लिए ही डिफाइंड किया गया है। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा कहता कि x² + 1 इज इक्वल टू 0, मैं कहता कि x में कौन सी ऐसी वैल्यू डाली जाए, क्या x की ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए जिसको डालने पर ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो तुम कह दोगे सर, बहुत सोच विचार करने के बाद बच्चे क्या कहते हैं, सर कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बात सत्य भी है, कोई सॉल्यूशन ऐसा है ही नहीं है, लेकिन गलत कहते हैं ये बात। नो सॉल्यूशन नहीं लिखते, इस पर लिखते हैं नो रियल सॉल्यूशन, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। हाँ देखो, x² इज इक्वल टू -1, इससे भी हमें ये पता लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तुम इसमें नेगेटिव डालोगे, स्क्वायर होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव डालोगे, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव के बराबर हो सकता है, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो सकता। कभी पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव के बराबर हो ही नहीं सकता ज़िंदगी में। मैं तुमसे कहूँ 4 और -4 बराबर है, नहीं, तुम कहोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्या आतामाजी सटकली, नहीं, 4 - 4 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है कभी, ठीक है। माइनस हटा लो तो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं ऐसे, +- ऑफ -1, +- ऑफ -1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, +- ऑफ, इसको -1 को ही क्या बोलते हैं, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होते जा रहा है, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, आयोटा, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आयोटा, आयोटा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको इंडिकेशन करने का क्या है, आई, इसको कैसे लिख सकते हैं, +- आई। ये जो +- आई है, ये क्या है, एक इमेजिनरी सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन है। ये एक इमेजिनरी, यानी ये कैसा है, एक इमेजिनरी नंबर है। कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a + iota b, a + iota b, where a and b are real coefficients, real coefficients,
जहाँ पर ए और बी क्या हैं, रियल कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है, रियल कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक, जैसे आओ समझते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछा क्या 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, तुम कहोगे सर कैसे? हाँ कैसे? मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होंगे जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखे जा सके, जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखे जा सके। तो इसका मतलब 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ ठीक है, कैसे लिखेगा? 3 प्लस 0 इंटू आयोटा। अच्छा, तो इसका मतलब ये रियल कोफिशिएंट है। क्या लिख सकता हूँ, 3 और 0 क्या रियल है? हाँ है, ये तो रियल है, ये तो रियल नंबर्स है, दीज आर रियल नंबर्स। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, तभी आपने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं। हाँ, तभी तो मैं कह रहा था, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। कौन सा पार्ट? एक रियल पार्ट, जिसमें रियल पार्ट कौन सा है? 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसे, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है क्लास 11th की एनसीईआरटी में, जो बिल्कुल वाहियात है। सबसे ज़्यादा वाहियात चैप्टर वही है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल बेकार चैप्टर, बिल्कुल उसमें कूड़ा कर रखा है पूरे चैप्टर का। यकीन नहीं मानोगे, जेईई मेंस में बहुत ऐसे सवाल्स हैं, सवाल्स कह रहा हूँ, हाँ सवाल्स हो गए। जेईई मेन में ऐसे सवाल हैं जो एनसीईआरटी पढ़ के हो ही नहीं सकते, जो एनसीईआरटी पढ़ के नहीं हो सकते। लिख के ले लो, नहीं हो सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्री से घुसेड़ दिया, ज्योमेट्री में लगा दिया। अच्छा तुम्हारी, हाँ बड़ा झमेला है इसमें, ज्योमेट्री से लगा दिया है भाई, ज्योमेट्री से। चलो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे, जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो देख लेंगे क्या होगा। सही है, ठीक है भाई, चलिए। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं। पहला एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, एक रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, एक रियल पार्ट और उसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है। चलिए देखें, जैसा एग्जांपल मैं तुमसे कहूँ 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 प्लस 0 इंटू आयोटा, सॉरी 0 इंटू आयोटा। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट, एक रियल पार्ट, एक इमेजिनरी वाला पार्ट। ठीक, बात सही है, बताओ। ठीक है, आगे मैं लिखूँ आयोटा। क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ, सारे इमेजिनरी पार्ट सब कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्या पढ़ा रहे हो सर, समझ में ही नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी वाला पार्ट। सारे इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स होंगे और सारे रियल नंबर कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स। सभी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकते, ऑल कॉम्प्लेक्स आर नॉट रियल। जैसे 3, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो रियल है। आयोटा, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी है। मैं तुमसे कहूँ 5 आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं? 0 प्लस 5 आयोटा, 0 प्लस 5 आयोटा। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इमेजिनरी है। जो कैसा है? इमेजिनरी है, विच इज इमेजिनरी इन नेचर। चलो और एग्जांपल से ट्राई मारते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूँ क्या माइनस के 2 आयोटा, ये तो रियल हो सकता है। मैंने क्या बोला? रियल कोफिशिएंट है ये तो रियल कोफिशिएंट है। ध्यान रखना इस बात का, ये रियल कोफिशिएंट है। माइनस 2 आयोटा, तुम लिख सकते हैं 0 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 2 आयोटा। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी क्या हो गए? एक 0 और एक -2 हो गया। इसका मतलब ये रियल कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी पार्ट मिला के क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, कॉम्प्लेक्स संख्या बनाता है, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। टेंशन ना लें, इतना कॉम्प्लेक्स नंबर इतने सिंपल तरीके से पढ़ाया जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, तभी ये सिंपल लगती हैं चीज़ें। ठीक है, रियल प्लस इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स।
रियल हटा दूँ तो एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जो कॉम्प्लेक्स है, और इसमें से इमेजिनरी हटा दूँ तो एक ऐसा रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं? हाँ। क्या सारे इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स होते हैं? हाँ। क्या सारे कॉम्प्लेक्स रियल होंगे? ना। क्या सारे कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होंगे? ना। क्या रियल और रियल प्लस इमेजिनरी बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है? हाँ। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं ये सब हमने सीखा है। ठीक है, चलिए अब कुछ एक और नया टॉपिक देखते हैं। क्या है? एचसीएफ एलसीएम। सबको पता है, ज़्यादा इस पर टेंटा टेंटा नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से करके निकल लेंगे एचसीएफ एलसीएम पे। ठीक, एचसीएफ एंड एलसीएम सबको पता है। एचसीएफ एलसीएम क्या होता है? एचसीएफ 10th में सीख के आए थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जब सारे दो नंबरों के फैक्टर लिखे जाएं, जो सबसे उनमें से हाईएस्ट हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे एग्जांपल 4 और 10, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1, 2 और 4 हो सकते हैं। इसके क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 5 और 10 हो सकते हैं। तो हाईएस्ट क्या है इसमें? 2 है। और हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया? 2 हो जाएगा, है ना। निकालने का तरीका वही सब है। 4 को क्या लिखोगे बताओ? 1 × 2 × 2। 10 को क्या लिखोगे? 1 × 2 × 5। एलसीएम इज व्हाट? 5। ख़त्म, सॉरी 2। एलसीएम कितना? 2। ये तो सब आता है ना, क्या दिक्कत आ रही है? एलसीएम देखें, एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे 12 और 14 का, 12 और 15 का लिखना, तो 12 के क्या लिखेंगे? 12 12 12 12 12 12 24 36 48 60 72 डैश। 15 को क्या लिखोगे? 15 30 45 60 75 और डैश, यही लिखेंगे भाई। अब इसमें लोएस्ट कम, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। छोटे से छोटा कॉमन, क्या यही है छोटे से छोटा? आगे और मिलेंगे, 120 मिलेगा एक आगे, तो ये तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा, इससे भी बड़ा है। ठीक है, आगे 120 मिलेगा दोनों में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? क्या 60 हो जाएगा इसका एलसीएम? सही बात है, इसका एलसीएम 60 हो गया, सिंपल। दिक्कत कहाँ आती है? जब दो फ्रैक्शन हो जाएं और उसका एलसीएम एचसीएफ निकालने में दिक्कत हो। ठीक है, ठीक है, चलो, दो फ्रैक्शन हो और उसका एचसीएफ निकाला जाए। चलो देखते हैं कैसे। जैसे मैं तुमसे कहूँ A/B, C/D और E/F, ये 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन है। इनका चाहते हैं हम एचसीएफ, क्या चाहते हैं? एचसीएफ चाहते हैं। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भैया, एचसीएफ कर लो न्यूमरेटर का और एलसीएम ले लो किसका? पीडीएफ का। बस ठीक है, बस यही करना है इसमें। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा टेंटा टेंटा नहीं करनी है कि क्या सर समझ में नहीं आ रहा है ना। समझने में, समझने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं, सो समझा जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे, समझने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे इतना ही काम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे चलो एग्जांपल से बात करते हैं। एलसीएम ऑफ 2 और 6, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 6 ही होगा खुद। एलसीएम ऑफ 2 के स्क्वायर कितना होगा भैया? 2 का स्क्वायर ही हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो दोनों में फैक्टर कॉमन है तो सबसे बड़े वाला ही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे एलसीएम ऑफ 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 ही इसका एलसीएम है। ऑब्वियस सी बात है। मैं तुमसे कहूँ एलसीएम ऑफ 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 डैश 3 की पावर n, तो आंसर क्या लिखोगे? 3 की पावर n ही इसका एलसीएम है। सिंपल है। ठीक, 3 की पावर n लिए। चलो और देखते हैं। एलसीएम x इंटू x प्लस 1। ठीक है, इसका एलसीएम क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? x इंटू x प्लस। सबको पता है ये बात, अरे लेते आ रहे हैं ना। जैसे तुम लिख लो 1/x प्लस 1/x इंटू x प्लस 1। इसका एलसीएम क्या लिखोगे? क्या लिखेगा? अरे बता,
चले क्या लिखेगा बता, x, इन दोनों में तो x कॉमन है और x प्लस वन, खत्म। ठीक, एलसीएम इसका ये हो गया। ठीक है भाई, बात क्लियर है। आओ और देखते हैं, और देखते हैं। एचसीएफ एलसीएम हो गया। ठीक है, चलो और देखते, एक और बात और देखते हैं। एलसीएम ऑफ √2 और √3, इसका एलसीएम कितना होगा? ये जिसने कर लिया वही महान है, नहीं बता पाए। चल देखो, 1/√2 1/√3, इसका एलसीएम लेंगे, क्या √6 आएगा, है ना, √6 आएगा। बेटा देखो, तार निकाल दिया करो, क्या देखते हैं। एलसीएम वो नंबर होता है एलसीएम वो नंबर होता है, वो नंबर होता है जो उसका डिवाइड पूरी तरीके से चला जाए। जिन दोनों नंबरों का एलसीएम मैंने लिया है, जैसे 2 और 4 का एलसीएम मैंने लिया तो आंसर 4 आएगा। तो 2 4 को भी डिवाइड करता है, 4 4 को भी डिवाइड करता है, और एक कंप्लीट नंबर लेके आता है जो कि एक रैशनल नंबर है। ध्यान रखना, डिवाइड करने पर रैशनल नंबर आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए भाई। ठीक है, रैशनल नंबर आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। क्या √2 को √6 से भाग करते हैं? देखो √2 को अगर मैं √6 को अगर √2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? √3 आ जाएगा। तो रैशनल नहीं है, दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, रैशनल नहीं है। तो रैशनल नहीं है इसका मतलब इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। तो सर क्या इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा? नहीं, इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा भाई, इन दोनों का एलसीएम नहीं होगा कुछ भी। तो क्या लिखेंगे? नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखोगे? नॉट एग्जिस्ट, नहीं करेगा इसका एलसीएम एग्जिस्ट। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? 1/√2 प्लस 1/√3 को? सर हम तो ऐसे सॉल्व करते थे, √6 ले लिया, √3 प्लस √2 कर लिया। अरे बेटा कौन सा चमत्कार कर रहे हो भाई? क्या लिखेंगे इसके? चमत्कार है ये। क्या है ये? चमत्कार। ऐसा नहीं करेंगे, ये क्या है? जादू, 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 जादू। ऐसा नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे सर? हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रैशनलाइजेशन। पुरानी बातें हैं ये, पुरानी बातें हैं ये मेरे भाई, समझ गए? चल अब एलसीएम ले, तो अब एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं, 6 आएगा एलसीएम इसका। तो आएगा 3√2 प्लस 2√3। ये सवाल का उत्तर है, ये सवाल का उत्तर है, ये है सवाल का उत्तर। तो ध्यान रखेंगे, एलसीएम वो नंबर होता है जो जिन दोनों नंबरों का एलसीएम लिया गया है, 2 या 3 जितने भी नंबर्स हैं उनका एलसीएम अगर लिया गया है, वो उनको पूरी तरीके से क्या करे? डिवाइड करे। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, एलसीएम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो भाई ये बात लिख दूं मैं? चलो आओ लैंग्वेज बना के लिखते हैं। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आओ लैंग्वेज बनाते हैं थोड़ी सी। देखो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू सी एग्जिस्ट इफ सी डिवाइडेड बाई ए एंड बी डिवाइडेड, सॉरी गलत कर दिया, सी डिवाइडेड बाई ए एंड बी डिवाइडेड, सॉरी सी डिवाइडेड बाई बी, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अच्छा अगर ऐसा है तो इन दोनों का नंबर एग्जिस्ट, सॉरी एलसीएम एग्जिस्ट
करेगा, ठीक है, एलसीएम एग्जिस्ट करेगा। ठीक, चलो और देखते हैं, एक और देखते हैं, √2 और 3√2, बताओ एलसीएम इसका 3√2 आएगा, इसका तो आएगा, देख भाग कर, 3√2 का √2 से भाग लगा, क्या 3 आएगा, हाँ, क्या 3√2 का 3√2 से भाग लगा, 3√2 का 3√2 से भाग लगा, तो यही आएगा, इसका मतलब ये इसका एलसीएम है। यानी प्रजाति सेम होनी चाहिए, प्रजातियाँ सेम होनी चाहिए, प्रजाति सेम होनी चाहिए भाई, प्रजाति सेम होनी चाहिए, प्रजाति सेम होनी चाहिए, ठीक है, प्रजाति सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि होल नंबर ही आए, ये रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, -1 -2 2 0 1 2 0 तक नहीं, हाँ 0 हो सकता है, 0 तो नहीं हो सकता, 4 1 2 5 6 7 8 9 10 कुछ भी माइनस में भी आ सकते हैं, कोई ऐसे ही नॉट अ बिग डील, ठीक है ना, हाँ कोई इसमें बिग डील नहीं है। तो हमने HCF LCM वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। चलो एक बात और इसमें मैं समझा देता हूँ, एक ये बात है, एक ये वाली बात है कि HCF हमेशा छोटा होगा LCM से, बराबर कभी नहीं हो सकते, LCF LCM कभी बराबर नहीं हो सकते, HCF और LCM कभी बराबर नहीं हो सकते। चलो बताओ, अगर दो नंबर हैं जिनका HCF 4 है और ऐसे कर लो HCF 25 है और LCM 5 है, वो दो नंबर क्या होंगे, वो दो नंबर क्या होंगे सर, वो दो नंबर होंगे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो दोनों नंबर, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि HCF किसी दो नंबरों का ज़्यादा हो LCM से, ठीक है, उल्टे हैं, हाईएस्ट है तो कम, लोएस्ट है तो, अंग्रेज लोग उल्टा बना के डाले, उल्टा सोचते थे वो, पता नहीं क्या चक्कर है ना। ये बहुत पुरानी बातें हैं, 16वीं शताब्दी की, जब औरंगजेब वगैरह का शासन था तब ये चीज़ें डिस्कवर हो रही थी, ठीक है। औरंगजेब हम पर राज कर रहे थे, अगर ऐसा ना होता तो भारत अगर सोने की चिड़िया ना होता तो आज रमेश ने HCF की शुरुआत की होती और कोई सुरेश होता जो LCM की डिस्कवरी कर रहा होता, ठीक है, LCF और LCM की डिस्कवरी हो गई। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है जो 10th में पढ़ा था कि HCF का गुणा अगर LCM में किया जाए तो वो उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आ जाता है, HCF का LCM में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो उन दोनों नंबरों का क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रोडक्ट आ जाता है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आज के लिए हम थोड़ा इतना ही रख रहे हैं, एंड कल एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे।